चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने सीक्वेंसेस के बारे में बात की थी। सीक्वेंसेस क्या थे? मिसाल के तौर पे हम लोगों ने डिजिट्स बनाया था एक, और उसके अंदर एक लिस्ट थी हमारे पास 1 2 3 4 5। सही है जी। इसमें आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि कोई एक एलिमेंट जो यहाँ पे आपके पास है उसके अंदर आप कोई, जिस तरह हमने इंटीजर डाला हुआ है उस तरह आप फ्लोट भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कोई भी और चीज़ आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी। कोई भी डाटा टाइप एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट की टाइप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, ये बात की थी। तो अब यहाँ पे हम एक और किस्म की लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हर एलिमेंट जो है वो खुद लिस्ट होगा। तो जैसे एलिमेंट फ्लोट हो सकता है, जैसे इंटीजर हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग हो सकता है, एग्जैक्टली वैसी कोई एक एलिमेंट जो है वो लिस्ट भी हो सकता है। ठीक है जी। तो कोई नई बात फिलहाल इसके अंदर नहीं है। तो ये हमारे पास ये शक्ल बनेगी। लाइन ब्रेक से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम यहाँ पे क्या आपको बताना चाह रहे हैं, इस शक्ल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको लिस्ट एग्जैक्टली नजर आ जाए। ठीक है, लाइन ब्रेक से स्पेसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है जी। ये जो मैंने इंडेंट किया हुआ है ये भी आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, यहाँ पे इंडेंट की भी जरूरत नहीं है। सही है जी। जब लिस्ट आपने शुरू की और लिस्ट खत्म होने तक स्पेसेस इग्नोर्ड, लाइन ब्रेक्स इग्नोर्ड, इंडेंट्स इग्नोर्ड, इसको कहते हैं वाइट स्पेस। ये सारे मिला के इनको जनरल जो लफ्ज दिया जाता है इसको कहते हैं वाइट स्पेस, जो कि हमें नजर नहीं आती। तो टैब हो गया, स्पेस हो गया, लाइन ब्रेक हो गई, सारे हमें नजर नहीं आते ना, इनको टेक्निकली कहा जाता है वाइट स्पेस। तो ऑल वाइट स्पेस इज इग्नोर्ड। ठीक होगी जी। तो अगेन कोई नया उसूल नहीं है, लेकिन वैसे ही सिर्फ बताने के लिए कि आप ये शक्ल आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिखी है, सारी एक लाइन में भी लिख सकते थे। ठीक, आप देखें ये हमारे पास एक बाहर लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट खुद लिस्ट हैं। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट को क्या कहा जाता है? नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, ये चूंकि सीक्वेंसेस हैं तो ज्यादा जनरल टर्म अगर आप इस्तेमाल करें तो दिस विल बी अ नेस्टेड सीक्वेंस। जैसे एक्सप्रेशन के अंदर छोटी छोटी एक्सप्रेशन थी, बहुत सारी मिलकर एक बड़ी एक्सप्रेशन बना रही थी, उसको हम नेस्टेड एक्सप्रेशन कहते थे। कॉल्स थी, तो एक कॉल के अंदर दूसरी कॉल, उसके अंदर दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, चौथी कॉल, ये सारी मिलकर नेस्टेड फंक्शन कॉल्स थी। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड सीक्वेंसेस हैं। ठीक है जी। तो अब ये खुद एक लिस्ट है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी तक जो काम करते रहे हैं सारे का सारा काम आप वैसे ही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं पेयर्स ऑफ जीरो, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? जीरोथ एलिमेंट, एंड जीरोथ एलिमेंट हैपेंस टू बी अ लिस्ट। ठीक है, तो बस ये आपको लिस्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, नजर आ रहा है? इंडेक्स जीरो के ऊपर इस पेयर्स की लिस्ट में क्या चीज पड़ी हुई है? एक लिस्ट। तो इसने आपको वो ला के दे दी। सही है जी, क्लियर है यहां तक? तो पेयर जीरो खुद क्या चीज है? लिस्ट। तो जैसे पेयर्स लिस्ट थी उसके आगे हम इंडेक्स लगा के उसका कोई एक एलिमेंट निकाल सकते थे, उसी तरीके से पेयर जीरो भी एक लिस्ट है, तो इसके आगे भी हम इंडेक्स लगा के इसका एक एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो ये अब हमें क्या रिटर्न करेगा? ये लिस्ट जो आ गई है इसका जीरोथ एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा, विच विल बी 1। समझिए बात की? तो पेयर जीरो खुद क्या चीज बन गई? लिस्ट। ये ऐसा ही है जैसे यहां पे कोई लिस्ट थी और उसका नाम था लेट्स से आर। ठीक है, तो आर जीरो जैसे हम लिख सकते थे, एग्जैक्टली वैसे ही हम पेयर जीरो भी लिख सकते हैं। और आगे चूंकि वो लिस्ट है तो हम उसके आगे इंडेक्स लगा के उसके अंदर से कोई चीज निकाल सकते हैं। सही है जी। पहला लिस्ट हो गया, दूसरा इंडेक्स के लिए दोनों, ये पहला भी इंडेक्स है, पहला इंडेक्स आउटर लिस्ट के अंदर से जीरोथ एलिमेंट आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, जब वो आ जाएगा आपके पास तो फिर एक और इंडेक्स आपने लगाया तो अब इस लिस्ट के अंदर से जीरोथ एलिमेंट आपको वो निकाल के दे देगा। तो अब आपको मिलेगा एक सिंगल एलिमेंट। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो क्या आएगा? 20। ये क्लियर है जी सबको? मसला तो नहीं है? अच्छा, अगर मैं 40 निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? क्या लिखूं यहाँ पे? हाँ ठीक है। 3 तो किसी को शक नहीं है, 2 क्योंकि हम जीरो बेस इंडेक्स पे चल रहे हैं, और 1 क्योंकि जब हम उस लिस्ट में पहुंच जाएंगे तो उसके अंदर फिर इंडेक्स 1 के ऊपर जो पोजीशन है वो हमें चाहिए, जो वैल्यू है वो हमें चाहिए जी। जीरो बेस्ड, सारे जीरो बेस्ड हैं। क्लियर है जी? तो मसला तो नहीं है। इसको कहते हैं नेस्टेड सीक्वेंस। किसी किसी जगह पे इससे मिलती जुलती चीजों को कहा जाएगा 2 डायमेंशनल लिस्ट। क्यों 2 डायमेंशनल है? क्योंकि ये देखें ये एक लाइन में स्ट्रेट जा रहा है। जैसे एक लाइन होती है जो कि 1 डायमेंशनल होती है, तो इसको हम कहेंगे 1 डायमेंशनल लिस्ट, और इसको हम कह सकते हैं 2 डायमेंशनल लिस्ट, क्योंकि ये ऐसे भी इंक्रीज कर रही है और ऐसे भी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है जी। तो ये चूंकि 2 डायमेंशनल में एक प्लेन की तरह की चीज बन गई है तो इसको हम 2D लिस्ट कह सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ करेक्ट नेम। ठीक है, चूंकि आमतौर पर आपको अल्फाज मिलेंगे सुनने में 2D लिस्ट, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि 2D लिस्ट इसको लोग कहते हैं लेकिन ये सही नहीं है। इसका जो टेक्निकल प्रॉपर नाम है उसको हम कहेंगे नेस्टेड लिस्ट। ठीक है जी, नेस्टेड लिस्ट या नेस्टेड सीक्वेंस ज्यादा आमतौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑल्दो कि लिस्ट है लेकिन लिस्ट चूंकि सीक्वेंस की टाइप है तो हम इसको कहते हैं नेस्टेड सीक्वेंस बस। 40 किस तरह है देखें, हम 40 तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले हमें इस लिस्ट तक पहुंचना होगा जो सिलेक्ट होगी अभी। ये कौन सी पोजीशन पे है? बाहर वाले पेयर्स में 0 1 और 2। ठीक है, तो ये हमने 2 लिख दिया। 2 से हमें क्या मिल गई? ये वाली लिस्ट मिल गई जो ऊपर सिलेक्टेड है।
अब इसके अंदर 40 कौन सी पोजीशन पे है, 0 और 1, तो यहां पे हमने 1 लिखा था कि 40 हमें मिल जाए। क्लियर है जी? कॉमा से ये नहीं रिट्रीव कर सकता, आई एम फेयरली श्योर, करके देख लें, लेकिन मेरा ख्याल ये नहीं रिट्रीव कर सकता। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अभी हम एक और काम करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट को जरा गौर से देख लें। लिस्ट हमारे पास क्या है, 120, 230, 340 और 450। ठीक है, ये 4 चीजें हमारे पास। इसके ऊपर हम वैसे ही लूप लगाएंगे जैसा कि हम पहले लगाया करते थे, फॉर ए इन पेयर्स प्रिंट ए। तो ये क्या करेगा, पहली लिस्ट आउटपुट करेगा, फिर दूसरी लिस्ट आउटपुट करेगा, फिर तीसरी लिस्ट आउटपुट करेगा, फिर चौथी लिस्ट आउटपुट करेगा। ऐसी बात है, या दोबारा रन करके बताऊं। फॉर आएगा पेयर्स के अंदर, देखेगा पेयर्स का पहला एलिमेंट उठाएगा, वो क्या है 1,20, एक लिस्ट है, उस लिस्ट को डाल देगा ए में, प्रिंट ए। तो ये ए क्या चीज है, एक लिस्ट है, तो प्रिंट ए क्या करेगा, उस पूरी लिस्ट को आउटपुट कर देगा, विच विल बी 120। ठीक है जी, ये आउटपुट हो जाएगा। फिर वापस जाएगा फॉर के पास, फॉर पेयर्स के अंदर अगला पेयर ढूंढेगा, दैट इज गोइंग टू बी क्या चीज है, 230, तो वो 2,30 को आउटपुट कर देगा। फिर वापस जाएगा, इस तरीके से पूरी लिस्ट आउटपुट करेगा। ये पुरानी बात है, यहां तक क्लियर है जी? ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें ये पता है कि ये ए के अंदर जो चीज आ रही है उसके अंदर हमेशा 2 एलिमेंट्स हैं। लिस्ट हमने खुद बनाई है ना, हमें पता है कि इस ए के अंदर जो लिस्ट आ रही है उसके अंदर हर दफा 2 ही एलिमेंट्स होंगे, पेयर्स हैं उसके अंदर। ये हमें पता है ना, ए की डेफिनेशन हमें पता है, क्योंकि ए हमने खुद पीछे डिफाइन किए हैं सारे। यहां तक क्लियर है जी बात? तो जैसे आपको याद होगा, हम लोगों ने किया था असाइनमेंट ऑपरेटर में a इज इक्वल टू 20 या v इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता था, 20 लेता था, v में डाल देता था। फिर 1-2 लेक्चर्स पहले हमने किया था a, b इज इक्वल टू 0,1। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इतना इंटेलिजेंट था कि वो a के अंदर 0 डाल देता था और b के अंदर 1 डाल देता था। ठीक है, याद है सबको, याद है कि नहीं? अच्छा, तो असाइनमेंट ऑपरेटर चूंकि इतना इंटेलिजेंट है, तो ये फॉर भी एक किस्म की असाइनमेंट ही कर रहा है कि पेयर में से चीज निकालता है और इस वेरिएबल में असाइन करता है। ठीक है, तो फॉर के अंदर भी ये इंटेलिजेंस मौजूद है कि अगर जो चीज आ रही है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं x, y। तो अब जब 1,20 को ये उठाएगा और वहां पे 2 चीजें हैं और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो पहले वाले में ये 1 डाल देगा और दूसरे वाले में 20 डाल देगा। तो अब बजाय इसके कि ए में आप पूरी लिस्ट उठाते, आपने एक्स के अंदर उठा लिया 1 और वाई के अंदर उठा लिया 20। जब अगली दफा ये लूप चलेगा तो x के अंदर आ जाएगा 2 और y के अंदर आ जाएगा 30। ठीक है, तो फॉर जो है वो भी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ही काम करता है। तो ये भी इतनी इंटेलिजेंस रखता है कि ये वहां से अगर 2 चीजें आ रही हैं और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग उसके अंदर डाल सकता है। ठीक है, तो अब अगर आप इनको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y। ठीक है जी, समझिए बात की। फायदा इससे क्या हुआ कि x और y अब आपके पास अलग अलग आ गए, मतलब x का कोई और मतलब है, y का कोई और मतलब है अपनी जगह पे, तो अब आप दोनों को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों को ये कहा गया कि जी ये पूरे ऑटो ग्रेडर की लिस्ट है और इसके अंदर हर बंदे की जो असाइनमेंट है, इसका अपना नाम है, रोल नंबर है और आगे इसकी असाइनमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो नाम और रोल नंबर के अपने सेमेंटिक्स हैं और असाइनमेंट्स के अपने सेमेंटिक हैं, वो मार्क्स है, और नाम और रोल नंबर मार्क्स नहीं है। तो आप अगर दोनों को जाहिर बात है जब इस्तेमाल करना चाहेंगे तो अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि वहाँ से जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली कितने हैं, क्योंकि अगर वहाँ 3 है और आप यहाँ 2 लिख रहे हैं तो फिर ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे 3 चीज़ें डाल दें तो फिर ये क्या करेगा, ये कहेगा नीड मोर देन 2 वैल्यूज टू अनपैक। अनपैक का क्या मतलब है, वहाँ से पूरी लिस्ट आ रही है ना, उसको हमने अनपैक करना है, पेटी खोलनी है। ठीक है, और हमने एक एक वेरिएबल के अंदर एक एक चीज़ को डालना है। तो वहां से आ रही है 2 चीजें और यहां पे पड़े हुए 3 बर्तन, तो ये आपको बाकायदा एरर दे देता है कि भाई आपके पास 2 वैल्यूज अगर होंगी कम से कम, सॉरी, आपके पास यहां पे 2 से ज्यादा वैल्यूज होंगी तब हम अनपैक कर सकते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। समझ आ रही बात की? अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है वहां पे, 3 भी तो 2 से ज्यादा है। वो ये हैंडल कर सकता है, लेकिन फिलहाल उसको रोकें। यहाँ पे फिलहाल यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 डब्बे हैं। ठीक है, और जो चीजें आप इसको भेज रहे हैं वो 2 हैं, तो यहाँ पे एक डब्बे के लिए कोई वैल्यू डालने के लिए हमारे पास है नहीं, इसलिए एरर दे रहा है। तो मसला जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे अगर आपको पहले से पता है कि कितने एलिमेंट्स होंगे अंदर वाली लिस्ट में, तो फिर ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आएगी। पहले बताया था कि ये हम छोटे छोटे पीसेस देख रहे हैं, इन पीसेस का फायदा यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनका असल फायदा जो आपको नजर आएगा वो तब नजर आएगा जब वाकईतन आप इन लोगों को कोड, इन चीज़ों को कोड करेंगे और इनको देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, वैल्यूज चेंज करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे इनके साथ थोड़ा, तो फिर अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है जी, अच्छा अभी हम एक काम करना चाहते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि ये हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, अब देखें, अब सारी की सारी को मैंने एक लाइन में लिख दिया है, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी लिख सकते थे लाइन ब्रेक्स करके।
अब हमें जरूरत नहीं है, हमने इसको इस तरह लिख दिया। हम करना ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर जितने ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इनमें से हम वो एलिमेंट्स देखना चाह रहे हैं जिनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं। बाहर वाली लिस्ट की वो लिस्ट हम गिनना चाह रहे हैं जिनके अंदर के एलिमेंट्स बराबर हैं। दो एलिमेंट्स हैं ना सब में, तो जो जिस लिस्ट के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं वो हम गिनना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स बराबर वाली लिस्ट हैं, तो एक 2 2 बराबर है, एक 4 4 बराबर है। ठीक है, तो इसको मुझे जवाब में इसको क्या कहना चाहिए? 2। इसके अंदर कितने बराबर एलिमेंट्स वाली लिस्ट हैं? 2। ठीक है, अगर मैं यहां से इस 4 को कर दूं 7, तो अब इसके अंदर बराबर एलिमेंट्स वाली लिस्ट कितनी है? 1। ठीक है, और अगर मैं इसको कह दूं यहां पे 6,6 तो फिर 3। ठीक है जी, इशू समझ आ गया हम करना क्या चाह रहे हैं। अब इसको हम एग्जैक्टली उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले करते रहे। देखें, ये इस वजह से आप लोगों को ये वाली एग्जांपल्स मैं बार बार करा रहा हूं कि आपको पता चले कि वो एक ही हमने टूल सीखा था गिनती वाला, कि एक डब्बा लें और उसके अंदर चीजें डालें, और उसी को हम बार बार मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अब उसी को हम यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल करेंगे। कैसे? कि हम पहले एक लिस्ट उठाएंगे, बड़ी लिस्ट में से एक छोटा एलिमेंट उठाएंगे, अब उसके अंदर 2 चीजें हम देखेंगे, अगर ये दोनों बराबर है तो हम बीट उसके अंदर डाल देंगे, अगर बराबर नहीं है तो बीट नहीं डालेंगे। ठीक है, समझ आई बात की? तो वही जो हमारा काउंटर का टूल है उसी को अब हम दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और बार बार हम इसको इस्तेमाल करते जाएंगे। बहुत ज्यादा जगहों पे यही टूल इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? आप ये कहना चाहते हैं कि जी पूरी आप लोगों को लिस्ट दे दी, ठीक है, स्टूडेंट्स की, सेक्शन ए की सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दी। आप ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कितने लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स सोसाइटी में मौजूद हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप देखते जाएंगे और जितने लोग स्पोर्ट्स सोसाइटी के आते जाएंगे आप बीट एक डालते जाएंगे, तो आखिर में आपको पता चल जाएगा कि स्पोर्ट्स सोसाइटी के अंदर कितने लोग हैं। ठीक है जी, अच्छा, तो इसका एल्गोरिथम अब हम किस तरीके से लिखेंगे? वही तरीका करेंगे जो हमने पहले किया था। सेम काउंट इज इक्वल टू 0 है, हमारे पास एक वेरिएबल है, ये वो डब्बा है जिसको हमने पहले काउंटर कहा था, अब हम इसको सेम काउंट कह रहे हैं, क्योंकि सेम काउंट से जरा पता चलता है कि क्या चीज काउंट कर रही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो अभी एल्गोरिथम आपको बताया कि इस पूरी लिस्ट में बाहर वाली जो लिस्ट है हमारे पास, इसको कहते हैं आउटर लिस्ट, इसके अंदर से हम एक एक एलिमेंट उठाएंगे, वो एलिमेंट खुद एक लिस्ट होगा, और हमें पता है कि उसके ये जो छोटे वाली लिस्ट जो हमें इनर लिस्ट जो हमें मिलेगी, इसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो इन 2 को हम लेंगे, हम चेक करेंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर क्या करो? काउंटर के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो। ठीक, देखें, फॉर एक्स कॉमा वाई इन पेयर्स, ये भी थोड़ी देर पहले जो हमने किया, फॉर एक्स कॉमा वाई इन पेयर्स, तो ये पेयर जो है आउटर लिस्ट है, इसमें से आप एक इनर लिस्ट उठाएंगे, और चूंकि उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है तो पहले एलिमेंट गया एक्स में, दूसरा एलिमेंट गया वाई में। अब हम देखेंगे अगर x y के बराबर है तो फिर क्या करो? सेम काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। वो भी कर सकते हैं, सेम काउंट इज इक्वल टू सेम काउंट प्लस 1 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शॉर्टकट थोड़ा सा था तो इसलिए इस तरीके से लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर है? अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या जवाब मिला? 2, क्योंकि वहां पे ऊपर हमारे पास 2 सेम पेयर हैं। इसको हम चेंज कर दें अपने दूसरे यूज केस में, वो भी ये सही काम कर रहा है। इसको हम अपने तीसरे यूज केस में चेंज कर दें। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को बताया था कि ड्राई रन किया करें इसी तरीके से कि पहले कोड को एग्जीक्यूट करें, ये समझेंगे इसको क्या जवाब देना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये सोचेंगे मैंने जो बनाया है उसको उसके अंदर जवाब आना क्या चाहिए, वो हमने पहले किया। फिर हमने ड्राई रन इसको करके देखा कि भाई जवाब क्या आना चाहिए, तो जो चीजें हमने पहले 3 केसेस देखे थे उन 3 केसेस को हमने ट्राई करके देखा। ठीक है, ड्राई रन करके सही आते हैं तो फिर एक्चुअली कोड को एग्जीक्यूट करके देखें कि आप जवाब भी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आमतौर पर आप लोगों के असाइनमेंट्स में जो मसले आ रहे हैं, जो लोग खुद कर रहे हैं, असाइनमेंट्स में मसले इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप लोग ड्राई रन नहीं करते, आप लोग डायरेक्ट कोड लिखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मेरा अंदाजा ये जरूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि आप लोग एल्गोरिथम सोचते हैं, कोड लिख देते हैं, दरमियान में ड्राई रन नहीं करते। अगर आप ड्राई रन करेंगे तो आपके मसाइल काफी हल होंगे। आप एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, एक केस के लिए वो ठीक हो जाता है, बाकी केसेस के लिए आपने रन नहीं किया होता उसको ड्राई रन, फिर आप उसको रिमोट पे सबमिट करते हैं तो वो फेल होता है। फिर जब वो फेल होता है तो अब आप तुक्के मारना शुरू करते हैं कि शायद इस वैल्यू के लिए गलत हो, शायद, तो आप फिर वो केसेस हैंडल कर रहे होते हैं जो कि टेस्ट आपको चेक कर रहा है। ये पहले भी मैंने आपको बात बताई थी कि अब आप टेस्ट को सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप स्पेसिफिकेशन को हल करें। तो टेस्ट चूंकि अब आप लोगों से हमने हाइड कर दिया, तो नाउ यू आर क्या कहते हैं उसको, शूटिंग इन द ब्लाइंड, शूटिंग इन द डार्क, सॉरी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड शूटिंग कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, जबकि स्पेसिफिकेशन आपके पास मौजूद है, उसके जरिए से आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो ये तरीका कार होता है कि पहले ये देखें कि एल्गोरिथम को करना क्या चाहिए, फिर कोड लिखें, फिर उसको ड्राई रन करके देखें कि आया मेरे हिसाब से ये सही रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, ये वाला कोड जो अभी मैंने लिख लिया। जब आपकी ये बात हो जाए तो फिर उसके बाद आप कोड को एग्जीक्यूट करें और आप देखें कि वाकईतन कर भी रहा है या नहीं कर रहा। एक क्या करना चाहिए,
नंबर 2 क्या रिटर्न करेगा मेरे ख्याल में, नंबर 3 क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये 3 काम जब आप करेंगे तो फिर आपकी लॉजिक डेवलपमेंट की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी आहिस्ता आहिस्ता फिर। ठीक है जी, समझ आ रही बात की सर जी। इंडेंटेशन में जो सेम काउंट प्लस इक्वल टू है जी सर, इसकी ये हमने क्या इम्पोर्टेंट है सॉरी दोबारा सवाल दोबारा पूछें। सर? इसके मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्या ये कर रहा है एग्जैक्टली सेम काउंट इज इक्वल टू सेम काउंट प्लस 1, उसकी पुरानी वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ लिखा है दिस इज अ शॉर्टकट। सेम काउंट की अगर पहले वैल्यू 0 थी तो आप 1 कर दो, पहले 1 थी तो आप 2 कर दो, पहले 3 थी तो आप 4 कर दो, जो भी वैल्यू थी उसके अंदर 1 ऐड कर दो, प्लस इज इक्वल टू ऐड कर दो एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर। ठीक है, सही है जी। अच्छा आगे चलें। अच्छा अभी हम कुछ ऑपरेशंस लिस्ट के ऊपर देखना चाह रहे हैं। अगेन ये ऑपरेशंस जो हैं ये अब आप अपने लॉजिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम ये शॉर्टकट्स आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जब आपको एक दफ़ा समझ आ जाए कि ये काम किस तरीके से करना है तो आप तेज़ी से ये काम कर सकें। ठीक है, मिसाल के अंदर लिस्ट के अंदर अगर आपने कोई एलिमेंट ढूंढना है तो वो हमें ढूंढना आता है। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे, पूरी लिस्ट को देखें और उसके अंदर एक एक एलिमेंट को ढूंढते जाएं, जिस एलिमेंट को आप जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू नजर आ जाए तो बस जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं उस पोजीशन के ऊपर वो एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट आपने ढूंढना है आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है विच इज अ क्विक वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, तो वो ऑपरेशंस हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इनको आप इन फंक्शंस के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज हाउ यू शुड डू इट, क्योंकि ये तेज भी है, आपका कोडिंग में भी टाइम बचाता है और एग्जीक्यूशन में भी टाइम बचाता है। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस हम यहाँ पे देखने चाह रहे हैं, सारे जारी बातें हम नहीं देख सकते कि लिस्ट पे क्या क्या हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल में जो ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसको हम केस स्टडी के तौर पे चलाएंगे। इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 66.25 333 333 1 और 1 2 3 4.5। ठीक है जी, बस ये एक लिस्ट है, इसका नाम है ए। सही है, अभी हम क्या करना चाहते हैं, पहला ऑपरेशन जो हम देख रहे हैं वो है अपेंड का ऑपरेशन। अपेंड का ऑपरेशन क्या करता है कि आपसे एक लिस्ट लेता है पूरी, इधर देखें ये पूरी लिस्ट है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोशिश की थी कि अगर आप छठी पोजीशन के ऊपर कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो क्या एरर देता है ये, 5 टोटल पोजीशंस हैं 0 से लेके 5 तक, यानी कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं टोटल। सही है, अगर आप पोजीशन नंबर 6 के ऊपर कोई चीज असाइन करने की कोशिश करते हैं तो क्या एरर आता था, एरर आता था कि नहीं आता था, पहले ये बताएं। जी जी, इंडेक्स एरर आता था। वो ये कहता था कि ये वाली इंडेक्स की यहाँ पे जगह ही नहीं है। ठीक है, आखिरी इंडेक्स जो है वो 5 है, 6 के ऊपर आप असाइन करने की कोशिश करें तो 6 की जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है जी, जरा स्क्रीनों को नहीं देखें, इधर देखें, ये बात में नहीं समझ आएगी फिर। तो ये आपके पास टोटल लिस्ट का साइज है और अगर आप यहाँ असाइन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं कर सकते थे। वो सब कहा था कि बाद में देखेंगे, तो वो बात अब आ गई है। डॉट अपेंड क्या करता है कि पहले आगे एक पोजीशन की जगह बनाता है और उसके अंदर जो वैल्यू आपने दिया वो डाल देता है। 987 हमने इसको दिया तो पहले लिस्ट क्या थी, ये पूरी लिस्ट थी पहले। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे एक जगह और बनाएगा और इसके अंदर 987 लिख देगा। ठीक है जी, तो अपेंड ये काम करता है, 2 काम करता है। नंबर 1 जगह बनाता है, नंबर 2 उस जगह के अंदर ये वैल्यू डालता है जो आप इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट ए, पहले पुरानी लिस्ट की वैल्यू को आउटपुट करो, फिर उसके बाद उसमें अपेंड करो और फिर अब जो नई वैल्यू हो गई उसको आउटपुट करो ताकि हम देख सकेंगे फर्क क्या बना। ये हम आगे सारी एग्जांपल्स में चलाएंगे। ठीक है, हम एक जगह बी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए वेरिएबल है या ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल है। ठीक है, बस उसका नाम है। नहीं मतलब हम एक जगह बी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंट ए डॉट प्रिंट बी अपेंड नहीं, बी अगर आपने ए इज इक्वल टू वो पूरी लिस्ट लिखी थी तो फिर आपको ए डॉट करना, बी लिखा है तो नीचे भी नीचे अगर ऊपर बी लिखा है तो नीचे भी बी लिखेंगे। ठीक है जी, जो भी वेरिएबल का नाम है आप वो करेंगे। तो ए डॉट अपेंड, देखें ए की पुरानी वैल्यू ये थी, फिर हमने अपेंड कॉल किया और उसके बाद ए की नई वैल्यू क्या आ गई, ये चीज। ये देखें 987 यहाँ पे बाकायदा जगह आपको बनी हुई नजर आ रही है। पहले वो जगह नहीं थी, अब जगह बनी है और उसके अंदर 987 चला गया। तो इससे फायदा क्या है, लिस्ट में भी डाल सकते हैं 987। आप डायरेक्ट 987 में अगर डालते तो इनमें से किसी एक को निकाल बाहर करना पड़ता। नहीं सर कर सकते हैं। एक सेकंड, सवाल दोबारा पूछें। सर यानी हम लिस्ट में भी 987 डाल सकते हैं। आप लिस्ट में 987 या इन्हीं जगहों में से किसी एक में डालेंगे या और जगह बनाएंगे, और जगह बनाने के लिए अपेंड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आपने तो कहा था सर कि हम लिस्ट में जो पोजीशन है वो मालूम करेंगे सर, लेकिन ये तो नहीं, वो एक और आगे आ रहा है थोड़ी देर में, अभी आपने वो एक और फंक्शन है, वो थोड़ी देर में आ रहा है। अपेंड क्या करता है, अपेंड दोबारा, सॉरी मैंने एग्जांपल वो दी थी और फिर ये वाली इस एग्जांपल से मैंने शुरू किया। हम पोजीशन फाइंड नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट पहले से हमारे पास एक एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर हमें एक नया बंदा ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए अपेंड इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, सॉरी सही, अच्छा ठीक हो गया। अपेंड ये काम करता है, एक नई पोजीशन बनाता है, उसके अंदर ये वाली वैल्यू डालता है। सर उसको ये पहले पोजीशन भी ले सकता है, ले सकते हैं। ये आखिर में ही डालेगा, अपेंड हमेशा आखिर में डालेगा। अगर आपने शुरू में इंसर्ट करना है तो वो थोड़ी देर में आ रहा है।
ठीक है जी, क्लियर है अपेंड? अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कहते हैं कि हमने शुरू में डालना है इसको, तो उस प्रिंट ए पहला वाला इसलिए है ताकि आपको पहले वैल्यू बताए कि ये इसकी वैल्यू अभी है, फिर आपने अपेंड किया, फिर दूसरा प्रिंट ए कह रहा है कि अब क्या वैल्यू होगी, बार बार बारी बारी जब ये एग्जीक्यूट होंगे तो पहले प्रिंट ए जब होगा तो वो ए की पुरानी जो वैल्यू है, फिर आपने अपेंड किया, फिर आप कह रहे हैं कि अब ए की वैल्यू क्या होगी ताकि दोनों हमें नजर आ जाए। ठीक है, पहले क्या था फिर क्या हो गया, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अच्छा जी, हम कहते हैं कि जी आखिर में मैंने नहीं इंसर्ट करना, मैंने लेट्स से शुरू में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए फंक्शन है आपके पास इंसर्ट। अपेंड बेचारा इतना अकलमंद नहीं है, वो कहता है मैं आखिर में इंसर्ट करूंगा, क्योंकि अपेंड का मतलब ये होता है, कंप्यूटर साइंस में अक्सर आपको नजर आएगा, अपेंड का मतलब होता है आखिर में कोई चीज अटैच करना। ठीक है, अपेंड करना इंग्लिश लफ्ज का मतलब यही है। ठीक है, इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट को आप दो चीजें बताते हैं। नंबर एक, आप इसको बताते हैं कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करो, और फिर आप इसको कहते हैं कि कौन सी वैल्यू इस पोजीशन पे इंसर्ट करो। तो इंसर्ट क्या करता है, ये लिस्ट है, आपने इसको कहा कि पोजीशन नंबर लेट्स से 2 पहले स्टार्ट करते हैं, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर इंसर्ट करो, तो ये जाता है 0 1 2, ये 2 इसको मिल गया, इसको आगे धक्का दे देता है, यहाँ पे जगह बन गई। माइनस से शुरू कर सकते हैं? नहीं, हाँ सबर करें, उसको प्रैक्टिस में करें। ठीक है, इंसर्ट क्या करता है, आपसे 0 1 2 मिली है, इसको इस 2 को आगे धक्का दे देगा, 2 अब क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पे आ जाएगा, और जो 2 पोजीशन खाली रहेगी इसके अंदर वो वैल्यू डाल देगा जो आपने इसको बताई है -1। पहले पोजीशन है, पहला आर्गुमेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी अ पोजीशन एंड दिस इज गोइंग टू बी द न्यू वैल्यू। ठीक है, तो अब देखें इसको, ए में ये पुरानी वैल्यू थी, इसके अंदर ये क्या है 0 1 और 2, तो इस 3 3 3 को इसने आगे धक्का दे दिया। ठीक है, यहां पे जगह खाली हो गई, तो वहां पे अब -1 इंसर्ट कर दिया, तो अगेन लिस्ट का साइज बड़ा हो गया आपके पास, लेकिन बजाय इसके कि अपेंड की तरह ये आखिर में लगा था, इसने दरमियान में किसी जगह पे इंसर्ट किया है। तो लेट से आप कहते हैं कि लिस्ट के बिल्कुल शुरू में मैंने इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है 1000। ठीक है, तो आप कहेंगे पोजीशन 0 के ऊपर, तो ये जाएगा बिल्कुल पहली पोजीशन 0 को धक्का आगे दे देगा, 0 पोजीशन खाली हो गई और ये वहां पे इंसर्ट कर देगा 1000। ठीक है, सही है जी, अगर हम इसको पोजीशन -1 देंगे तो वो करके देखें, मैं भी रन नहीं करता हूँ क्योंकि एरर आ गया तो फिर वैसे मुझे मुसीबत बन जाएगी। लास्ट एक दफ़ा मैं क्लास में मुसीबत कर चुका हूँ। ठीक है जी, गवाह भी एक बैठा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, एक और काम करना चाह रहे हैं, अब हम वो काम करना चाह रहे हैं जो वैल्यू को बताया था कि आप इस लिस्ट के अंदर 333 को ढूंढना चाह रहे हैं, 333 किधर है। सही है, उसके लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं इंडेक्स। तो आप इसको कॉल करेंगे और ये आपको इंडेक्स रिटर्न करेगा या पोजीशन रिटर्न करेगा। इंडेक्स पोजीशन एक ही चीज है, याद है? दूसरे तरीके भी इस तरह था। हाँ, लेकिन ये अब शॉर्टकट है आपके पास, डायरेक्ट आप देखेंगे a डॉट इंडेक्स 333, तो ये डायरेक्ट आपको 333 किस पोजीशन पे है वो रिटर्न करेगा। कोई भी चीज आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, बस ये वाली वैल्यू ढूंढो, उसके अंदर जिस पोजीशन पे मिल जाए वो पोजीशन मुझे वापस रिटर्न कर दो। समझ आ रही जी? ठीक है, तो 333 किस पोजीशन पे है, अब यहाँ पे 0 1 और 2 के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, आखिरी ये थी ना ए, हमने यहाँ पे छोड़ा था आखिरी। ठीक है, तो ये पोजीशन नंबर 0 1 और 2 के ऊपर है, इसको हमें क्या रिटर्न करना चाहिए 2। यहाँ पे एक और 333 भी है, लेकिन इंडेक्स क्या करता है, पहला वाला 333 रिटर्न करेगा, जो पहला इसको मिल गया बस ये वो रिटर्न करता है। ठीक है जी, ये जब हम काम कर रहे थे बीच में कामा ज्यादा पोजीशन मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 333 कामा नहीं, एक इंडेक्स आपसे एक चीज लेगा, एक चीज इंडेक्स एक चीज फाइंड करेगा, ये अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मतलब हम दो एट अ टाइम मालूम करें, दो एट अ टाइम आप अलग अलग इंडेक्स लिखें, a डॉट इंडेक्स 333, a डॉट इंडेक्स -1। हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। नहीं, अब नहीं, एक इंडेक्स की कॉल में नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो देखें इसने आपको क्या रिटर्न किया 0 1 और 2 पोजीशन के ऊपर 333 मौजूद था, तो इसने क्या रिटर्न किया 2। पहले हमने क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट से हमने पोजीशन दी थी और उस पोजीशन उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू थी वो इसने हमें रिटर्न की थी। अब इंडेक्स के फंक्शन को हमने दी है वैल्यू, और उस वैल्यू जिस पोजीशन पे वो वैल्यू मिली है पहली दफा, वो पोजीशन ही हमें रिटर्न कर रहा है, इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है जी, फर्क दोनों का समझ आ रहा है? अच्छा जी, तो ये हो गया यहाँ पे इंडेक्स। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जिस तरह इंसर्ट था वैसे रिमूव है आपके पास। ठीक है, रिमूव क्या करता है, आप इसको कोई एक वैल्यू बताते हैं और ये उस लिस्ट में से ये वाली वैल्यू पहली दफा जब नजर आएगी उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, रन करता हूं, देखें ये पूरी चीज थी, इसके अंदर 333 पहली दफा का है ये। ठीक है, तो देखें नीचे से इसने रिमूव कर दिया उसको, दूसरा 333 अपनी जगह पे रह गया। क्लियर है जी? अगर दूसरे को हटाना चाहते हैं तो दोबारा लिखेंगे डॉट रिमूव 333, तो इस दफा चूंकि अब वो तो नहीं है, अब ये पहला है तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, अगर हम सर ये 333 के दोबारा इसके साथ 333 का एक आर्गुमेंट लेता है, रिमूव एक आर्गुमेंट लेता है। 2 times 3
ब्रैकेट्स में तो हम ये एक आपसे वैल्यू लेता है, ये वैल्यू मैं पहली दफा जब नजर आएगी रिमूव करेगा, ये इसके सेमेंटिक्स हैं। अगर आपने वो काम करना है तो वो फंक्शन आपको खुद लिखना पड़ेगा। रिमूव तो हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था, नहीं था, आपने ट्राई किया? अच्छा चलें प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करके देख लें भाई, ये जवाब मैं अपना वापस लेता हूँ, वो कह रहे हैं करता है तो रन करके देख लें, ठीक है। लेकिन नहीं वो तो हमने वो हाँ नहीं इंडेक्स तो लास्ट टाइम आपने बताया था, वो तो फैसला हल हो गया था, इसी वजह से मैंने वो बात नहीं की यहाँ पे। लेकिन रिमूव मुझे याद पड़ता है, एक आर्गुमेंट लेता है, अभी करके देख लेते हैं, 1 मिनट रुके। ऐसा नहीं सर, मैं हाँ देखें, एक मिनट देखें, मैंने यहाँ पे यहाँ पे इसको 2 आर्ग्यूमेंट दिए तो उसने मुझे क्लियरली बता दिया कि रिमूव टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आप इसको 2 आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं सकते, दूसरा आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है वो एक दूर की बात है। नहीं सर, अगर अलग हम parentheses में बंद करें इसको, अलग अलग फंक्शन कॉल्स करेंगे। देखें भाई सवाल सुने, सवाल क्या है कि 2333 अगर एक ही कॉल से हमने रिमूव करने हो तो हम कैसे करेंगे? एक कॉल से नहीं कर सकते। आप यूं लिखेंगे a.remove333, a.remove333, अगर ऐसे कर सकते हैं। रिमूव को एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट देने का कोई तरीका नहीं है। अगर हमने वो ब्रैकेट्स में बंद किया, अगर इसको ऊपर लगाया, ये रन करके देखें फिर मुझे बताएं। वो रिमूव नहीं कर सकता, उसका लॉजिक आपको खुद देखनी पड़ेगी। क्या चीज? असल में देखें, मैंने आप लोगों को ये देखें, बात सुने जरा, जरूरी बात है। आपके पास जब भी प्रोग्रामिंग में कोई काम ऐसा होता है जो कि सिंटेक्स उसका आसान नहीं होता, जब सिंटेक्स मुश्किल होता है तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये काम आम तौर पे नहीं परफॉर्म किया जाता। ये कॉमन पैटर्न है अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कॉमन पैटर्न है कि जो काम ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है उनका सिंटेक्स आसान रखा जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर्स आर बेसिकली वेरी लेजी। तो जो लोग लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं वो कहते हैं ये काम तो मुझे बहुत दफा करना पड़ेगा, इसका सिंटेक्स में छोटा रखूं। आप लोगों को याद होगा बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर में 1 इक्वल टू क्यों है और इक्वालिटी चेक के अंदर 2 इक्वल टू क्यों है? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसको एक सिंबल दिया गया है, और इक्वालिटी ऑपरेटर उससे रिलेटिवली और काफी इस्तेमाल होता है लेकिन एटलीस्ट असाइनमेंट से कम इस्तेमाल होता है, इस वजह से वो 2 इक्वल टू उसके हवाले किए गए। सही है। तो अगर आपको ऐसा कोई केस नजर आता है जो कि आप समझ रहे हैं कि ये काम मैं कैसे करूंगा लेकिन उसका सिंटेक्स मुश्किल है, तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये काम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में आमतौर पे नहीं किया जाता। वैसे है लेकिन किया नहीं। कर सकते हैं अगर आपको किसी वजह से जरूरत पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ रेयर अकरेंस, ठीक है। ऐसा नहीं हो गया आपको हर दफा 3 चीजें रिमूव करनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनके सिंटेक्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव्स फिर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीजें आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। जो सवाल आते हैं प्रैक्टिस जरूर करें, लेकिन यहाँ पे हम कंटेंट को भी कवर करना चाह रहे हैं जी। जी बिल्कुल, ठीक है। आप लूप लगाएं, उसके अंदर चलाएं, देखें। अच्छा देखें, चले मैं एक लॉजिक आपको बताता हूं। आप कहते हैं कि जितने 333 हैं उन सारों को रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे? अगर 333 है तो उसको रिमूव करो, वाइल 333 a डॉट रिमूव 333। जब 333 नहीं मिलेगा फिर छोड़ दो आगे। समझ आई बात की, ठीक है। तो लॉजिक इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए एक पीस की आपको जरूरत है, वो अभी हमने नहीं किया हुआ, वो थोड़ा बाद में जाके आएगा, ठीक है जी। तो बहरहाल हम यहाँ पे इस 333 को अगर अभी दोबारा कॉल करेंगे तो ये खफा हो जाएगा। ज्यादा खफा हो गया। अच्छा जी, ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, आपके पास एक लिस्ट है, आप चाहते हैं कि आप उसको रिवर्स कर दें, जो एलिमेंट पहला है वो आखिरी हो जाए, जो आखिरी है वो पहला हो जाए, ठीक है। इसकी काफी ज्यादा कॉमन एग्जांपल्स होती हैं आपके पास। नियॉन में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के नियॉन में सॉर्टिंग करता है वो, आप लोगों के पास नहीं करता, हमारे पास सॉर्ट करता है। हम देखना चाहते हैं कि किसकी अटेंडेंस हाईएस्ट है तो वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं नहीं जी, जो लोएस्ट अटेंडेंस वाला बंदा है उसको ऊपर लेके आओ, तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, तो हाईएस्ट अटेंडेंस वाला नीचे चला जाता है, लोएस्ट अटेंडेंस वाला ऊपर आ जाता है, ठीक है। सॉर्टेड होते हैं वो, हमें नियॉन जो करता है उसमें सॉर्टेड। लेकिन यहाँ पे जो हम एग्जांपल करना चाह रहे हैं पहले, वो ये है कि आप लिस्ट को रिवर्स किस तरह करते हैं। लिस्ट का पहला वाला आखिर में, आखिर वाला पहला, और दरमियान में जितने हैं वो सारे के सारे बेसिकली ऑर्डर उनका शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता है, 0 से लेके 10 तक था तो अभी 10 से लेके 0 तक होगा, 10 9 8 7 6 सारा, ठीक है जी। तो यहाँ पे एग्जांपल देखने समझ आ जाएगी। 1000 से हम शुरू हुए थे, फिर 66.25 था, तो 1000 आखिर में, 66.25 इधर, 987 यहाँ पे आखिर में, तो 987 शुरू में आ गया। ये पूरे का पूरा ऑर्डर रिवर्स उसने कर लिया, जैसा कि नाम से जाहिर है, ठीक है जी। क्लियर है? अच्छा, एक साथ कर देता है ये सारे के सारे को, पूरी लिस्ट को रिवर्स करता है। देखें,
इस लिस्ट को रिवर्स कर दो, ठीक है। इसमें एक बात जरा अभी यहाँ पे गौर से देखें कि अभी तक हमने लिस्ट की जितनी एग्जांपल्स की हैं इसके अंदर कहीं पे हमने असाइनमेंट नहीं की, हमने a इज इक्वल टू a डॉट रिवर्स नहीं लिखा। इसका मतलब है कि वही जो a लिस्ट हमारे पास है उसी के अंदर अभी हम छेड़खानी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट की जरूरत नहीं है, आप ये जो भी काम कर रहे हैं तो आपकी लिस्ट चेंज हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट वैसे ही रहे तो फिर आपको पहले इसका कोई मसला का हल करना होगा, वरना इस लिस्ट के साथ आप छेड़खानी कर रहे हैं। अगर इसमें कोई रिमूव करेंगे तो वो चीज़ गई, ठीक है जी, समझ आ रही बात की? अच्छा जी, अगर हमने इस तरह करना हो कि ये तो हम लिस्ट खुद बना रहे हैं, अगर ये हो कि हमें यूजर से इनपुट यूजर की इनपुट मैं आप लोगों को अभी नहीं करवा रहा, ठीक है। हो सकता है लैब में आप लोगों को करवा रहे हो या करवा दें, लेकिन यूजर की इनपुट मैं खास वजह से ये सेमेस्टर हमारा खत्म होने के करीब हो जाएगा तो शायद मैं करा दूं, शायद तब भी ना कराऊं, मैं खास वजह से नहीं करवा रहा, ठीक है जी। यूजर से आप इनपुट ले सकते हैं, लेकिन यूजर से इनपुट लेना एक बहुत एम्बिगुअस टर्म है। आपकी मुराद ये है कि कंसोल पे हम यूजर से टेक्स्ट में इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है, तो वो आसान है। लेकिन अगर आप ये कहें कि यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी। देखें इधर एक और हम काम करना चाह रहे हैं सॉर्टिंग का। आपके पास एक लिस्ट है, वो सारी एक जंबल्ड ऑर्डर में पड़ी हुई है। हम कहते हैं जी इन सारे स्टूडेंट्स को मुझे रोल नंबर की लिस्ट में, रोल नंबर के ऑर्डर में करके दो। जैसे ऑटो ग्रेडर के अंदर वो सारी खिचड़ी पूरी बना देता है, किसी ने पहले साइन अप किया, किसी ने बाद में साइन अप किया, लेकिन नियॉन पे चूंकि रोल नंबर में सॉर्टेड है तो हम लोगों ने जितने भी प्रिंट्स लेने होते हैं रिजल्ट्स के, वो सारे के सारे रोल नंबर पे सॉर्टेड होते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं लिस्ट को। लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन मौजूद है जिसको कहते हैं सॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि प्रिंट ए, तो ये ए की पुरानी वैल्यू थी, ये ए की पुरानी वैल्यू थी। जब आपने इसको कहा ए डॉट सॉर्ट तो इसने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा सबसे आखिर जी। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये कि सॉर्ट करें और फिर इसको कहें रिवर्स, ठीक है जी। ये एक तरीका हो गया, ए को सॉर्ट करो और फिर उसको रिवर्स कर लो, ठीक है। ब्रैकेट शुरू से छोटे ही हैं, देखें। हाँ देखें, सॉर्ट जो है, आप मुझे बताएं क्यों सॉर्ट के आगे ये वाले ब्रैकेट्स क्यों हैं? इन ब्रैकेट से क्या पता चलता है? हाँ तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जवाबी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सॉर्ट के आगे ब्रैकेट्स, ये वाले पहले मुझे ये सवाल का जवाब दें, सॉर्ट के आगे ब्रैकेट्स, गोल ब्रैकेट्स क्यों हैं? क्योंकि ये फंक्शन कॉल है, प्रॉपर बात सही आप कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन कॉल है, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों हैं? क्योंकि ये लिस्ट है, ठीक, ये खुद तो लिस्ट है ना, फंक्शन कॉल से ये लिस्ट बनी है या इफेक्ट हुई है, लेकिन है तो ये लिस्ट ना, ठीक। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। तो एक तरीका वो था। दूसरा ये कि आप सॉर्ट को एक पैरामीटर पास कर सकते हैं, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। दोनों तरीके आपके पास इक्वली वैलिड है। इसमें हम मैक्सिमम मालूम कर सकते हैं। मैक्सिमम आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने पहले शुरू के लेक्चर में किया था। मैक्स और उसको एक लिस्ट भेजें, वो आपको मैक्सिमम दे देगा। करके देख लेंगे, देखते हैं एक मिनट देखते हैं उसको। वो मैंने देखा नहीं है अभी, जो आपने कल पूछा तो मैंने अभी देखा नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला जी। क्लियर है जी? एक सेकंड जी। हमें फिलिंग नवाज लैब में टास्क दिया कि 1 2 3 4 5 है और कोई ऐसा कोड बनाओ जैसे 5 4 3 2 1 है, बस ये लगाएं वहाँ बस रिवर्स लिख के ठोक आई एम नॉट श्योर, मुझे ये नहीं पता कि आपके इंस्ट्रक्टर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ इतनी स्पेसिफिकेशन है कि ये करें जैसे भी करना चाहते हैं तो दिस इज परफेक्टली वैलिड, ठीक है। लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ऑब्वियसली आपके इंस्ट्रक्टर के जरिए, इट्स स्टिल वेग। डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रक्टर के जहन पे डिपेंड करता है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। हाँ फिर दैट इज समथिंग, क्योंकि जब पहले हमने देखे सवाल सुने, पहली दफा सॉर्ट के पहली दफा सॉर्ट को हमने ब्रैकेट्स एम्प्टी इसलिए दिए थे क्योंकि हमने इसको कोई इनपुट नहीं देना। सॉर्ट इसने किस चीज को करना है, इस ए को सॉर्ट करो, बस, उसको हमने और कुछ भी नहीं बताया। दूसरी दफा हमने इसको आर्गुमेंट इस वजह से दिया क्योंकि अब हम इसको एक बात बता रहे हैं कि इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करो, ठीक है। क्लियर जी? फॉल्स भी कर सकते थे, फॉल्स में फिर वही काम करेगा जो कि पहले करता था, ठीक है। रिवर्स जो है, हाँ देखें, रिवर्स जो है पैरामीटर का नाम है और उसको जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं वो ट्रू है, ठीक है। ये एक और सिंटेक्स है, हल्का सा नया सिंटेक्स है, ठीक है। आई वाज होपिंग कि आप लोग नोटिस ना करें, लेकिन अब आप लोगों ने सवाल पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ। ये रिवर्स जो है ये पैरामीटर है, ठीक है।
ये जहां पे सॉर्ट डिफाइन किया गया वहां पे इस रिवर्स का नाम, इस पैरामीटर का नाम है रिवर्स, और उसको जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो है ट्रू। ठीक है जी, रिवर्स पे ट्रू मतलब शॉर्ट हो जाता है तो ट्रू किस लिए मतलब है कि रिवर्स पे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। ठीक है, फॉल्स होगा तो सेंडिंग। हमने तो रिवर्स दे दिया सर, ट्रू हम नहीं देखें, एक मिनट देखें, सवाल सुने। वो कह रहे हैं कि जब हमने उसको रिवर्स दे दिया तो ट्रू हम क्यों दे रहे हैं? रिवर्स जो है वो एक वेरिएबल है, उसको आपने दोनों में से एक वैल्यू देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो उसको वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स लिखी हुई है, डिफॉल्ट वैल्यूज याद है। अगर आप नहीं देंगे तो वो फॉल्स ले लेगा, अगर आप देंगे तो आप ट्रू दे सकते हैं या फॉल्स दे सकते हैं। अगर आप ट्रू देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। समझिए बात की? ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगी। सही है जी, तो ये हमने रन किया तो इसने इसको सॉर्ट कर दिया। अब आप ये देखना चाहते हैं कि लिस्ट के अंदर और कौन कौन से काम करने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है, तो उसके लिए आप करेंगे हेल्प लिस्ट, तो ये आपको पूरी कहानी यहाँ पे सुना देगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें हमने देख ली, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें हमने अपेंड देख लिया। ये काउंट का फंक्शन आपको याद होगा, हमने देखा था कि भाई इसको आप एक लिस्ट देते हैं और एक वो देते हैं 8 हमने दिया था इसको कि 8 इसमें कितने हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमने खुद बनाई थी लेकिन हमारे पास तैयार मौजूद भी है। ठीक है, उस वक्त तो हम सीख रहे थे, लेकिन ये चीज़ अगर आपने करनी हो तो अपना कोड नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दिस इज रेडी। ठीक है, तैयार पड़ा हुआ है आपके पास, आपका कोड छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो काउंट मौजूद है इसके अंदर, आपके पास एक्सटेंड है, इंडेक्स हमने देख लिया, इंसर्ट है, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, कुछ चीज़ें हमने देख ली, कुछ चीज़ें हमने नहीं देखी। बहरहाल इसके अंदर आप देख सकते हैं, एटलीस्ट इसको देखें एक नज़र जरूर, ताकि कल को जब आपको जरूरत पड़े तो आपके जहन में खुद ही आ जाएगा कि हाँ जी लिस्ट के अंदर ये फंक्शन पहले से मौजूद है। तो एक दफ़ा इसको रीड आउट जरूर करें, हो सकता है इसमें से कुछ बातें आपको अभी फिलहाल समझना है। ठीक है जी, लेकिन एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि लिस्ट के अंदर आपके पास लेट से काउंट का फंक्शन मौजूद है, तो कल को जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छा अभी हम एक और किस्म का सीक्वेंस देखना चाह रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी ना कि सीक्वेंसेस की हम मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे। पहली टाइप हमने लिस्ट देखी थी। ठीक है, तो लिस्ट का काफ़ी काम हमने कर लिया। अब हम एक और किस्म का सीक्वेंस देखना चाह रहे हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि ये सीक्वेंस है। तो स्ट्रिंग्स हम पहले कर चुके हैं, काफ़ी अरसे से हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सिर्फ नहीं पता था कि स्ट्रिंग भी एक किस्म का सीक्वेंस है। स्ट्रिंग क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि जैसे लिस्ट में एक के बाद दूसरा एलिमेंट होता था, एक दूसरे के आगे पीछे वो लाइन में लगे होते थे, तो यहाँ पे भी आपके पास एलिमेंट्स की जगह पे कैरेक्टर्स हैं और सारे एक सीक्वेंस में आ रहे हैं खास। ठीक है जी, समझिए बात की? तो ये खास सीक्वेंस में जब आ रहे हैं तो ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो अ स्ट्रिंग इज आल्सो अ सीक्वेंस, अ लिस्ट इज अ सीक्वेंस एंड अ स्ट्रिंग इज आल्सो अ सीक्वेंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास हमने एक स्ट्रिंग बनाई एस, तो चूंकि ये सीक्वेंस है तो आप सीक्वेंस के ऊपर जो काम कर सकते थे वो सारे के सारे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप S0 लिखेंगे तो ये इसमें से पहला कैरेक्टर आपको रिटर्न करके दे देगा। तो सर हमने उसमें नहीं कहा, देखिए ब्रैकेट में नहीं। लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आती है, स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स के अंदर आती है। सीक्वेंस की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगी, लिस्ट की डेफिनेशन ये है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगी। स्ट्रिंग एक और किस्म का सीक्वेंस है और उसकी डेफिनेशन ये है कि वो डबल कोट्स के बीच में आती है या ट्रिपल कोट्स, 3 डबल कोट्स। मतलब हो सकता है सीक्वेंस और भी किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये सीक्वेंस है तो इसके ऊपर हम लेंथ का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ S इज 33, टोटल 33 कैरेक्टर्स इसके अंदर मौजूद है यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा जैसे हम सीक्वेंसेस के ऊपर रेंज की बेस पे इंडेक्स करते थे तो हम यहाँ पे रेंज की बेस पे भी इंडेक्स कर सकते हैं। आप कहते हैं 2 से लेके 4 तक, तो ये हो गया 0 1 और अब आगे 2 से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये ले लिया और ये ले लिया और 4 से पहले रुक जाओ। वही पुराने सेमेंटिक्स हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर है? Yes, sir. तो जैसे हम वहां पे रिट्रीवल करते थे सिंगल एलिमेंट से या रेंज से, तो यहाँ पे भी हम सिंगल एलिमेंट से भी रिट्रीव कर सकते हैं, रेंज से भी रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे वहां पे लेंथ से हमें पूरी लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलता था, यहाँ पे हमें लेंथ से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिलता है। ठीक है जी, जी कोई सवाल है? नहीं जी, ठीक। सर वन पे आप ए होगा वन पे स्पेस है, वो स्पेस भी एक कैरेक्टर है ना, हमें नजर नहीं आ रही, मतलब नजर तो आ रही है लेकिन नजर नहीं आ रही। पे ए होगा कि व्हाइट स्पेस स्ट्रिंग के अंदर नहीं इग्नोर होती है, पहले बात की थी। व्हाइट स्पेस इग्नोर होती है लेकिन स्ट्रिंग के अंदर व्हाइट स्पेस इग्नोर नहीं होती। अगर आप इसको यूं करेंगे तो इसका मतलब कुछ और है। अभी देखें, इसको अगर हमने रन किया तो लेंथ ऑफ एस क्या है? 37। स्ट्रिंग के अंदर व्हाइट स्पेस इग्नोर नहीं होती। ऐसी बात अगर कभी मैंने की है तो गलत की होगी। स्ट्रिंग के अंदर व्हाइट स्पेस इग्नोर नहीं होती। हाँ, ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, सिवाय इसके लिस्ट में हमने क्या किया था? असाइनमेंट भी की थी। हमने कहा था ना कि S1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, या LST1 इज इक्वल टू 5। असाइनमेंट लिस्ट में हो सकती है, स्ट्रिंग के अंदर असाइनमेंट आप नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं S1 इज इक्वल टू X तो ये आपको देता है टाइप एरर, और एरर का मैसेज क्या है कि str ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट।
यानी कि आइटम के अंदर आप असाइनमेंट नहीं कर सकते स्ट्रिंग के अंदर। कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, हाँ रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, वो असल में उसके सेमेंटिक्स काफ़ी फ़र्क है, बाद में डिस्कस करेंगे जी। ऐसा नहीं है कि ये काम हो नहीं सकता, इस तरीके से नहीं हो सकता जी। देखें, हमने लिस्ट में किया था ना कि लिस्ट हमने बनाई 1 2 3 4 और हमने कहा कि पोजीशन नंबर 0 के ऊपर डाल दो 1000, तो वो क्या हो गया 1000 2 3 4। हम असाइनमेंट कर सकते थे ना किसी एक एलिमेंट को, स्ट्रिंग के अंदर वो असाइनमेंट आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है जी, स्ट्रिंग के अंदर ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, उसकी अपनी वजह है खास, थोड़ा बाद में जाके आप लोगों को फिर पता लग जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा, जैसे हमने लिस्ट का कहा था कि हेल्प करके आप देख सकते हैं, उस तरीके से स्ट्रिंग की भी हेल्प आप देख सकते हैं हेल्प str के जरिए से। यहाँ पे आपको काफ़ी लंबी तफसील मिलेगी, इसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसको एक नज़र आप लोग सारे को पढ़ लें, अक्सर चीज़ें आपको इसमें से समझ आ भी जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखेंगे। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि ये लिखा हुआ है आर स्ट्रिप, तो आर स्ट्रिप का क्या मतलब है, पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर समझ आ गई, देखें इधर भी, इधर देखें, आर स्ट्रिप आपने यहाँ पे देखा, अब आपके जहन में किसी वजह से ख्याल आ गया कि आर स्ट्रिप क्या करता है, तो आपने ये सारी नीचे कहानी पढ़ी। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई यूजफुल चीज़ हो लेकिन समझ नहीं आई, तो नेट पे सिंपली सर्च करें पाइथन आर स्ट्रिप एग्जाम्पल, तो आपको कोई ऐसी एग्जाम्पल मिल जाएगी जो कि आप फर्दर उसके जरिए से एक्सप्लेनेशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सही है जी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट की कुछ एग्जांपल्स करा दी, ऐसी एग्जांपल्स आपको इन चीज़ों की नेट पे मिल जाएंगी। किस चीज़ की एग्जांपल सर्च करनी है तो वो आपको हेल्प से पता चल जाएगी। ठीक है जी। और ये मुझे आवाज़ क्यों आ रही है बार बार पीछे से? मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर बातें करनी है तो बाहर जाके बातें करें, फिर वापस आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक और किस्म का सीक्वेंस जो हम देखना चाह रहे हैं, अगेन ये भी हम पहले देख चुके हैं लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये सीक्वेंस है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम जब रेंज को इस्तेमाल किया था तो मैंने आपको कहा था कि थोड़े अरसे बाद ये आ जाएगा, फिलहाल अभी इसको देख लेंगे, ये शॉर्टकट है उस चीज़ का। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, हमने जब लिखा था रेंज 1, 10, हमने क्या कहा था, किस चीज़ के इक्विवेलेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं, रेंज को खुद देखते हैं कि रेंज हमें रिटर्न क्या करता है। तो देखें, रेंज एक फंक्शन है यहाँ पे जो कि आपको एग्जैक्टली एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। और फॉर क्या करता था, फॉर आई इन और आगे एक लिस्ट हमसे मांगता था। तो जहां पे हमने रेंज लिखा था, रेंज एसेंशियली हमें लिस्ट रिटर्न कर रहा था। तो फॉर का रेंज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर ने अपना वही काम करना है कि ये सारी लिस्ट के एक एक एलिमेंट को मैं उठा के वेरिएबल में डालूंगा बारी बारी। ठीक है, तो समझ आ रही बात की? वहां पे हमने रेंज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब आपको पता चल गया कि रेंज खुद कुछ भी नहीं करता, सिर्फ आपको ये वाली लिस्ट रिटर्न कर देता है। जब भी आपको लिस्ट रिटर्न कर देता है तो फॉर लूप वही काम करता है जो फॉर लूप को एक काम करना आता है, कि लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट उठाता है और अपने वेरिएबल में डालता है और बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। ठीक, क्लियर है? तो रेंज भी एक किस्म का आपके पास सीक्वेंस है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि एक लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है जी। अच्छा, पाइथन 3 में ये चीज जो है लिस्ट रिटर्न करती है। अगर आप पाइथन 2 में अगर आप लोग पाइथन 3, कोई बंदा अगर पाइथन 3 इस्तेमाल कर रहा है तो अगर आप ये काम करेंगे तो ये ऐसा आउटपुट आपको जनरेट करके नहीं देगा। थोड़ा सा उसके अंदर माइनर फर्क है, इस्तेमाल में कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, ये चीज आपको नजर इस तरीके से नहीं आएगी, इस वजह से परेशान ना हो अगर कोई पाइथन 3 इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी, कोई नहीं कर रहा तो जी हाँ, उसका प्रिंट भी अलग है। अच्छा जी, अभी देखें हम क्या करना चाह रहे हैं। हम एक एग्जांपल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख लें। अगर आप कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुझे ना आए, स्किप करके एक एक नंबर स्किप करके आए, देखें तो हम इसको कहेंगे 2 1, 10, 1 से लेके 10 तक जाओ और जो आपने जंप लगानी है वो 2 की लगाओ। बाय डिफॉल्ट जंप होती है 1 की, तो 1 से मैं जंप लगाऊंगा तो पहुंचूंगा 2 पे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये डिफॉल्ट था। जब मैंने 2 की जंप कर दी तो इसका मतलब है कि 1 के बाद 2 छोड़ दो, 3 पे जाओ, 2 की जंप हो गई ना। ठीक है, तो इस जंप का टेक्निकल नाम है स्टेप साइज, कि कदम कितना बड़ा लो। ठीक है, तो जब 2 होगा तो इसका मतलब है कि 2 फुट का कदम लो। तो 1 से ये कहां पहुंचेगा, 3 पे, 3 से कहां पहुंचेगा, 5 पे, 5 से 7 पे। ठीक है, 8 की भी एक फंक्शन कर सकते हैं 8। बिल्कुल। तो अगर आप 1 से लेके 10 तक के सारे ऑड नंबर्स करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही? 2 जो है ये थर्ड आर्ग्यूमेंट, जो पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, स्टार्ट पोजीशन। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, एंड पोजीशन, जिससे पहले पहले हम रुक जाएंगे। और थर्ड आर्ग्यूमेंट कहता है स्टेप साइज कितना है। तो अगर आप इसको कहते हैं कि स्टेप साइज 3 कर लो तो ये क्या रिटर्न करेगा, 3 1 4 के बाद हाँ ठीक है 1 4 7 सही है जी। 1 2 3 छोड़ दिए, 4 5 6 छोड़ दिए, 7 8 9 छोड़ दिए, तो बस बात ही खत्म होगी। अगर 1 करेंगे तो ये बनाएंगे। एक सेकंड जी, अगर 1 करेंगे तो जी 1 करेंगे तो वापस आ जाए। जो लास्ट में लिखते हैं मतलब उससे ये होता है कि उतना ये स्टेप साइज है, कदम कितना बड़ा लेना है। अगर 3 आपने कहा तो इसका मतलब है कि बीच में 2 चीजें छोड़ के आगे तीसरे वाले पे जाएगा। ठीक है जी,
अगेन इनको रन करके बार बार देखेंगे तो ज़रा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, तकरीर से समझ नहीं आती चीज़ें। अच्छा, अभी हम करना चाह रहे हैं जो कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, अक्सर लोग किया करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में, तो हमने फैसला किया कि कोई काम सही भी करना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 का टेबल बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सही काम नहीं करते, तो 2 का टेबल हम सिर्फ 2 तक बनाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, बस इससे ज़्यादा बस थक जाते हैं फिर हम, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करते, सही है। तो हम किस तरह करेंगे, फॉर आई इन रेंज 1, 3, ये 3 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 तक जाना है, सही है जी, 2 तक चूंकि जाना है तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। अच्छा, बॉडी के अंदर क्या एग्जीक्यूट होगा, 2x, आई के अंदर पहले क्या वैल्यू होगी 1, 2x1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2, शाबाश। अगली दफा बॉडी में जाएंगे तो आई के अंदर क्या वैल्यू आएगी 2, 2x2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 4, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, पुरानी बात है, इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। सर इसको हम बढ़ा सकते हैं, आप 3 की जगह पे यहाँ पे 15 लिख दें जी, यहाँ तक क्लियर है जी, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अभी देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ 2 का टेबल नहीं हमने प्रिंट करना, हमने 1 से लेके 3 तक सारे टेबल्स प्रिंट करने हैं 2 2 तक। तो 1 का टेबल हमने 2 तक प्रिंट करना है, 2 का टेबल 2 तक प्रिंट करना है और 3 का टेबल 2 तक प्रिंट करना है, सही है। तो देखें हमने क्या काम रिपीट करना है, देखें रेपिटेशन में अगेन हमने क्या उसूल बनाया था, क्या चीज रिपीट करनी है, क्या चीज सेम रखनी है, या उल्टा था, क्या चीज सेम रखनी है और क्या चीज रिपीट करनी है। तो सेम यहाँ पे अब हमने क्या चीज रखनी है, टेबल टेबल टेबल, ठीक है, टेबल बनाना है, टेबल बनाना है, टेबल बनाना है। चेंज क्या करना है, 1 का टेबल बनाना है, 2 का टेबल बनाना है, 3 का टेबल बनाना है। तो जो चीज सेम रखनी होती है वो कहा जाती है लूप की बॉडी में, ठीक है, याद है। तो लूप की बॉडी में गए, ये सारी चीज गई लूप की बॉडी में, ठीक है, लूप अभी बनाया नहीं, बनाता हूँ। और क्या चीज हमने चेंज करनी है, फॉर जे इन रेंज 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 के टेबल हमने प्रिंट करने हैं, सही है। तो जे के अंदर क्या चीज है, वो नंबर है जिसका टेबल हम प्रिंट करना चाहते हैं, और बॉडी में क्या चीज है, वो टेबल खुद है। टेबल हमने बनाया ना थोड़ी देर पहले, ये 2 लाइनें मिलके टेबल बनाती हैं, इतना हमें पता है, ठीक है। तो अब हमने बस कह दिया हाँ बस ये 2 लाइनें टेबल बनाती हैं, इस वजह से ये बॉडी में। और किस चीज का हमने टेबल बनाना है वो चेंज हो रहा है, 1 2 3, 1 का टेबल बनाओ, 2 का टेबल बनाओ, 3 का टेबल बनाओ, डैश का टेबल बनाओ, ये हो गया। डैश को अब हमने एक नाम देना है तो उसका नाम हमने दे दिया जे का टेबल बनाओ, ठीक है। और जे अब 1 2 3 होना चाहिए तो हमने कह दिया फॉर जे इन रेंज 1, 4, क्लियर है जी। मसला ये है कि यहाँ पे ये जो पूरी बॉडी लिखी हुई है तो ये डैश का टेबल नहीं बना रही है, 2 का टेबल बना रही है। तो अभी इस सिचुएशन में क्या है, 2 का टेबल बनाओ, 2 का टेबल बनाओ, 2 का टेबल बनाओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जाके ढूंढेंगे कि 2 कहाँ लिखा हुआ है, किस वजह से ये 2 का टेबल बना रहा है। वो 2 का टेबल इस वजह से बना रहा है कि ये 2 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, इन 2 2s की वजह से 2 का टेबल बना रहा है ना। तो इनको जाके हम चेंज करने देंगे कि जे का टेबल बनाओ, जे का टेबल बनाओ, ठीक है जी। अब जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, पहले 1 का टेबल, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, सही है जी। और हम पहले सिर्फ अपनी आसानी के लिए एक प्रिंट कर देते हैं कि प्रिंटिंग टेबल ऑफ जे, ठीक है जी। तो प्रिंटिंग टेबल ऑफ 1 टेबल, प्रिंटिंग टेबल ऑफ 2 टेबल, प्रिंटिंग टेबल ऑफ 3 टेबल, सही है जी। ये अगर आप इस लॉजिक को देखें तो ये लॉजिक इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई ऐसा काम हो कि एक लूप हो जिसने किसी और लूप के अंदर बैठना हो जाके, तो दिस विल बी अ नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। तो आमतौर पे क्या, जब इसका कोड लिखा जाता है तो बाहर वाला लूप पहले आता है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बाहर वाला लूप पहले आता है ना, फिर उसके अंदर बॉडी के अंदर वाला लूप आएगा। लेकिन जब आपने लॉजिक बनानी है तो लॉजिक बनाने के टाइम पे ये होता है कि पहले आप वो छोटा वाला पीस करें। हमने पहले 2 का टेबल बनाया क्योंकि 2 का टेबल बनाना हमारे लिए आसान था। अगर आपको डायरेक्ट कोई ये कहे कि 1 से लेके 10 तक का टेबल बनाओ और हर एक जो है वो 5 तक जाए तो ये चीज थोड़ी अजीब सी हो जाती है, ठीक है। आप अचानक कहेंगे कि क्या कह रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इस बात से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि 2 का टेबल 2 तक बनाओ, ठीक है। तो पहले अंदर वाला लूप जो है उसको कोड करें। जब उसको कोड कर ले तो अब ये देखें कि ये वाला जो ब्लॉक मैंने बना लिया बस अब ये ब्लॉक हो गया। और दो कि ये फंक्शन नहीं है लेकिन इसको आप एब्स्ट्रैक्ट अवे करके कह सकते हैं कि बस ये एक ब्लॉक है। ये क्या कर रहा है, ये 2 का टेबल बना रहा है। अब मैंने टेबल जो है वो 4 दफा प्रिंट करना है, तो टेबल 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 टेबल, और चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो मैं इसको एक लूप की बॉडी में डाल दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या चीज है जो कि हर दफा की रिपीटिशन में चेंज होगी, उसको जाके फिर आप चेंज करें, ठीक है। समझ आ रही बात की। तो यहां पे आप लिखते हैं प्रिंट
प्रिंटिंग टेबल ऑफ जे और फिर आगे वो पूरे का पूरा टेबल। ठीक है, तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि नेस्टेड लूप्स में बेहतर तरीका लॉजिक बनाने का ये है कि पहले अंदर वाला लूप बनाएं, फिर बाहर वाले लूप के बारे में सोच के अंदर वाले लूप को जनरलाइज करें। पहले स्पेसिफिक था वो 2 के लिए, अब हमने उसको जनरलाइज कर दिया जे के लिए। क्लियर है जी? कोई मसला तो नहीं है? ठीक, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। ठीक है जी, क्योंकि लूप के अंदर लूप है। अभी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल या यूं कह लें कि कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आमतौर पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में नहीं आता, क्योंकि लिस्ट ही नहीं होती तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से आएगी। ज़रूरत भी इसकी ऐसा सच इतनी नहीं है, क्योंकि जो काम इससे होता है वो आप बाकी टूल से भी कर सकते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है इसके बगैर आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन वजह यह है कि मैंने आपको पहले बताया था कि अक्सर आप लोगों को औरों के कोड्स पढ़ने पड़ते हैं। जो और प्रोग्रामर्स ने कोड लिखे हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं समझने के लिए, या उनको आपने इस्तेमाल करना होता है। मुख्तलिफ जगहों पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बहुत पावरफुल टूल हैं, इस वजह से बहुत से प्रोग्रामर्स इनको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप किसी और का कोड पढ़ेंगे तो चांसेस आर कि आपको ये चीज़ नजर आएगी। तो ऑल्दो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी देख लेंगे, एक स्लाइड पे कवर हो जाती है, इतनी बड़ी नहीं है। ऑल्दो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन सिंटेक्स थोड़ा सा चूंकि फर्क है, तो अगर आपने यहाँ पे देखा नहीं होगा तो आपको वैसी कंफ्यूजन पैदा होगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सिंटेक्स थोड़ा सा अनयूजुअल सिंटेक्स है, ऐसे कह लें। ठीक है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, और चूंकि ये पाइथन के साथ खास है, ये और किसी लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, हार्डली किसी एक आध लैंग्वेज में होगी, नॉर्मली ये और लैंग्वेजेस में नहीं होता। तो इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो सिर्फ इस वजह से आपको यहाँ पे ये करवाई जा रही है, ताकि अगर कल को आपका इससे पाला पड़ जाए मजबूरन किसी और के कोड में, तो आपको समझ आ सके। ठीक है, बाकी इसके बगैर भी आप वो काम कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। ठीक है जी, समझ आएगी बात की। तो यहाँ पे पहले एक एग्जांपल देखें हम करना क्या चाह रहे हैं। ये हमारे पास है नंबर्स। ठीक है जी, नंबर्स की एक लिस्ट है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसमें से हम सिर्फ इवन नंबर्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इवन नंबर्स हम किस तरह निकालते हैं, वही पुराना तरीका है हमारे पास। हम यहाँ पे एक बनाएंगे लिस्ट, फिर ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है इसमें से एक एक एलिमेंट हम उठाएंगे, देखेंगे अगर ये इवन है तो इसको यहाँ डाल देंगे, अगर इवन नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज आपको नजर आ रही है ना, बड़े अरसे से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वहां से एक एलिमेंट उठाएं, चेक करें, अगर हमारी कंडीशन मीट करता है तो अपने पास रख लें, वरना फेंक दें। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन मीट करता है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट एक कर दें। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज को उठाएं, अगर हमारी कंडीशन मीट करता है तो अपने पास रख लें, वरना फेंक दें। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी कि एक बंदा आया बाहर से, उसने आके कहा कि जी स्पोर्ट्स सोसाइटी वाले जो हैं वो सारे के सारे बाहर, स्पोर्ट्स सोसाइटी कोई है भी कि नहीं है यहाँ पे, है? अच्छा, तो मैं एग्जाम्पल देता रहता हूँ, पता लगे स्पोर्ट्स सोसाइटी आई नहीं। चलो IEEE ACM तो है। ठीक है, तो एक बंदा आया, उसने आके कहा कि जी IEEE ACM वाले जो हैं वो सारे जो हैं तो आ जाएं, क्योंकि कोई मीटिंग है उनकी और डायरेक्टर साहब ने कहा कि इन सबको आप क्लास से छोड़ दें। ठीक है, तो 6 लोग खड़े हो गए यहाँ पे। सही है, अब आप क्या करते हैं कि वो जो बंदा आया है वो उसके पास एक लिस्ट है, वो एक बंदे को बुलाता है, कहता है आपका रोल नंबर क्या है, वो चेक करता है, अगर रोल नंबर वहां पे लिखा हुआ है तो उसको कहता है अच्छा आप बाहर आ जाओ। एक और को बुलाता है, अच्छा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। एक बंदा वैसे बीच में भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसका नाम लिस्ट में चूंकि नहीं है, उसको कहा आप बैठ जाओ वापस जाके, आप नहीं हो लिस्ट में। ठीक है जी, समझिए बात की। तो ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है रियल लाइफ में भी, प्रोग्रामिंग में भी, कि एक बड़ा सेट ऑफ आपके पास एलिमेंट्स होता है, लिस्ट होती है आपके पास एक, उसमें से आप किसी एक खास कंडीशन को मीट करने वाले लोगों को अलग करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये समझ आती है ना कि बहुत जगहों पे होगा। आप जिस तरह हमने पहले एक एग्जांपल देखी थी कि आपके पास पूरी फेसबुक की न्यूज़ फीड है, उसमें से आप कहते हैं कि इसमें से वीडियो सिर्फ मुझे बताओ वीडियोस कौन सी हैं, आप उनको निकालना चाहते हैं या जो भी आप उसके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की, समझ आ रही ना। हमने लास्ट उसमें देखा था कि वीडियोस को आप अलग करना चाहते हैं, तो वहां पे हमने ये देखा था कि जब अलग कर लिया तो उनको प्रिंट किस तरह करेंगे। यहाँ पे भी हम ये बात करेंगे उनको अलग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि ये पूरी लिस्ट है आपके पास, इसमें से आप एक एक एलिमेंट उठाएंगे और कोई कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन मीट होती है तो आप इसको अपने पास रख लेंगे, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे, और अगर कंडीशन मीट नहीं होती तो बस फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स हैं। इनमें जो कंडीशन हम लगा रहे हैं वो ये है कि ये नंबर इवन है या नहीं है, कि ये नंबर इवन हो, ये कंडीशन है हमारी। अगर ये नंबर इवन है तो हम इसको अपने पास रख लेंगे। सही है जी? सर जी हम ये इवन ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि रेंज को हम 2 से स्टार्ट कर ले 7 तक। जी, वो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये लिस्ट हमें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, हो सकता है कि सॉर्टेड ना हो सकता है इसके अंदर यहाँ पे बाकी सारे मिसिंग हो, एक 1000 हो यहाँ पे, ये भी इवन है। तो जो हमें चीज दी गई है उसमें से हमने निकालना है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें सारे इवन नंबर्स दो, हम कह रहे हैं ये जो नंबर्स मैंने आपको दिए इनमें से इवन निकाल के मुझे दो, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम हो तो आप उस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी, समझिए बात की, हम करना क्या चाह रहे हैं, ये सारे नंबर्स हैं, इनमें से सिर्फ इवन्स को हमने बाहर निकाले। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हमें क्या जवाब देना चाहिए, 2 4 6 1000। सही है जी,
सही है। ठीक है। अभी देखें इसका लॉजिक किस तरह बनती है, वही पुरानी बात है, नई बात कोई नहीं है। फॉर आई इन नम्स, एक एक करके आई में हम वैल्यू लेके आएंगे, देखेंगे अगर ये आई इवन है, इवन का ये सिंटेक्स है, ठीक है, आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर वो इवन है तो क्या करो, इवन्स के अंदर अपेंड कर दो आई को, ये जो इवन्स की लिस्ट है जो शुरू में खाली है उसके अंदर आई को डाल दो एक दफा, ठीक है। अगली दफा कोई और आई आ गया जो कि इस कंडीशन को मीट करता है तो उस आई को डाल दो, अगली दफा कोई और आई आ गया जो कंडीशन को मीट करता है उसको डाल दो, अगर कोई ऐसा आ गया जो कंडीशन को मीट नहीं करता तो कुछ भी मत करो बस। रिटर्न आई रिटर्न अगर आप आई करेंगे तो फिर तो ये पहले आई पे ही वापस चला जाएगा ना, एक आई इसको नजर आया भागा भागा वापस पहुंच गया वहां पे, जबकि हमें सारे आई चाहिए। ठीक, क्लियर है जी, मसला तो नहीं है। अच्छा सर्विस पे ये वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इवन प्लस जी, आते हैं उसी तरफ। ठीक है जी, ये समझ आ गई बात की, ये हमारी लॉजिक है जी, फॉर आई इन नम्स। ठीक है जी, इधर देखें, इधर देखें इसको अच्छे तरीके से समझे, इसको हम ये नहीं समझ रहे, हम इसकी बुनियाद पे कोई और चीज समझ रहे हैं, तो इधर देखें इसको। तो ये क्या करता है 2 4 6 1000, सही है। इसमें हमने 3 काम किए हैं। नंबर 1, हमने एक लूप चलाया जो कि सारी की सारी लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट उठा रहा है। नंबर 2, हमने एक कंडीशन चेक की। नंबर 3, अगर वो कंडीशन ट्रू थी तो हमने क्या किया, इस आइटम को कलेक्ट कर लिया अपने पास। ये 3 काम हमने किए हैं, ठीक है जी। तो ये 3 काम चूंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इन 3 कामों करने का हमारे पास एक शॉर्टकट है जिसकी शक्ल ये है। देखिए एग्जैक्टली वही 3 काम होंगे लेकिन शक्ल फर्क है, आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिससे पता चला कि इसका लिस्ट से कोई ताल्लुक है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लिस्ट की एक किस्म की निशानी है, ठीक है, तो लिस्ट से इसका कोई ताल्लुक है ये हमें पता चल गया। जो हमने लूप लगाया था वो हम लिखेंगे दरमियान में, फॉर आई इन नम्स, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो यहाँ लिखी हुई है। फिर इसके आगे जो हमने कंडीशन लगाई थी वो यहाँ पे आ गई, सॉरी, ठीक है जी, इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, जो कंडीशन हमने लगाई थी वो यहाँ आ गई। और तीसरी चीज जो हमने कलेक्ट किया था वहां पे हम अपेंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कह देते हैं आई। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, इसको आप वहां से पढ़ना शुरू करें। पहले तो ये समझ आ गई ना कि ये वही 3 चीजें जो हमने ऊपर लिखी थी, ठीक है। अब इसको वहां से शुरू करें, वो तमाम आई कलेक्ट करो जो कि आए हैं नम्स में से, अगर वो आई जो है वो इवन है तो, ठीक है। तो नाउ दिस इज वेरी क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रॉब्लम हमें दिया गया था, ठीक है जी। और ये काफी छोटा है, इसको जब आप रन करेंगे तो एग्जैक्टली वही चीज आपको मिलेगी 2 4 6 1000, ठीक है जी। सर अभी इसके अंदर हम नेक्स्ट आप इसके ऊपर मैक्स चला सकते हैं। अगर आप इसको किसी वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं तो आप कहेंगे प्रिंट इवन्स और सॉरी इवन्स इज इक्वल टू ये पूरी लिस्ट और प्रिंट इवन्स, ठीक है जी। तो इन 3 लाइनों की जगह पे हमने यहाँ पे एक लाइन लिख ली, ठीक है। ग्रांटेड की लाइन थोड़ी लंबी है लेकिन फर्दर केसेस जब आपके पास आते जाते हैं तो ये चीज अच्छी होती जाती है। अब देखें इसमें आपके पास क्या स्ट्रेंथ है। पहली बात तो ये कि लाइन स्पेसेस जो हैं अगेन वाइट स्पेसेस हैं, इनको आप खत्म कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए उस तरह लिखा था, ठीक है। नॉर्मली आपको ऐसे नजर आएगा। और ये मैं कह रहा था कि अगर आपको किसी और के कोड में ये चीज इस तरीके से अचानक नजर आए तो आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो कि इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंटेक्स का फर्क है सिर्फ, ठीक है जी। तो इसको समझने के लिए जरा इस तरह रखें। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगेन वही 3 चीजें हैं, कौन सी लिस्ट में से आपने चीजें उठानी है, ठीक है। फिर उसके बाद हर एलिमेंट के ऊपर आपने क्या कंडीशन चेक करनी है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपने क्या चीज जमा करनी है, आई को जमा करना है हमने, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेंथ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी इसी चीज के अंदर से सिर्फ प्राइम नंबर्स मुझे कलेक्ट करके दो, तो आप यहाँ पे इस प्राइम का फंक्शन कॉल कर लें, इस प्राइम आई, ठीक है। ये खुद एक कंडीशन है, तो जो प्राइम्स होंगे अब आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जिस कंडीशन को मीट करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं इस प्राइम का फंक्शन चूंकि मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो मैं कहता हूँ कि मुझे 3 के मल्टीपल्स दे दो, तो ये सिर्फ 3 के मल्टीपल्स दे देगा। वो तमाम चीजें जो 5 में डिवाइड होती हैं वो दे दो, तो वो मुझे दे देगा, ठीक है। कंडीशन चेंज करते जाए और आपके पास डिफरेंट होता जाएगा। आपके पास सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है, इसमें से जो 3 GPA से ज्यादा वाले हैं वो मुझे रिटर्न कर दो, जो 3 GPA से कम वाले हैं वो रिटर्न कर दो, जो डीन्स की लिस्ट पे हैं वो रिटर्न कर दो, फलां सोसाइटी वाले रिटर्न कर दो, जिन्होंने फलां असाइनमेंट सबमिट नहीं की वो रिटर्न कर दो, जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो रिटर्न कर दो। किसी भी किस्म की कंडीशन आप लगा सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। देखें यहाँ पे जो नम्स लिखा हुआ है ना, इस फॉर आई इन नम्स, ये वैसा ही है जैसा फॉर होता है। तो नम्स की जगह पे आप रेंज से भी लिस्ट ला सकते हैं, जो कि अभी हम आगे कर रहे हैं, एक एग्जांपल और आ रही है, ठीक है जी। ये क्लियर एग्जांपल जी, एक मिनट। यहाँ पे आपने कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखनी है, आपकी मर्जी जो कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखना है। कंडीशन अगर ना हो तो फिर आप इस पूरी इफ को ही छोड़ दें, पूरे इफ को छोड़ दें। अगर इफ आएगा तो इफ कंडीशन मांगेगा, ठीक है जी, सही है जी। अच्छा देखें एक और एग्जांपल देखें।
अभी हम करना चाह रहे हैं 12 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। ये काम आप लोग पहले कर चुके हैं, अभी एक लाइन से काम करते हैं, ठीक है जी। हम कह रहे हैं फॉर x इन रेंज 1, 12 + 1, तो ये पूरी चीज क्या करेगी, x वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करेगी इस लिस्ट में से। ये लिस्ट क्या है, 1 से लेके 13 तक। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भी रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि +1 मैंने कर दिया, ठीक है। पूरा 13 क्यों नहीं लिखा, थोड़ी देर में आ जाएगा। 12 + 1 क्यों लिखा है, थोड़ी देर रुके। फिर हम कहते हैं कि अगर 12 को ये नंबर पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका फैक्टर है, ठीक है। तो क्या करो, x को कलेक्ट कर लो। तो कंडीशन हमारी क्या है कि ये नंबर, ये एलिमेंट जो उठाया है, ये 12 को फुली डिवाइड कर रहा है। अगर फुली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो इसका मतलब है कि ये फुली डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये 12 का फैक्टर है। और अगर 12 का फैक्टर है तो इसको जमा करना। क्लियर है जी, मसला तो नहीं है। किसी को मसला हो तो बोलें। ये जब हम रन करेंगे तो ये क्या करेगा, यहां से पहले जाएगा 1 उठाएगा। x के अंदर क्या आ गया, 1। 12 मॉड्यूलस 1 = 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो ये क्या करेगा, 1 को जमा कर लेगा। फिर x के अंदर आएगा 2, 12 मॉड्यूलस 2 = 0, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो 2 को जमा कर लेगा। फिर 3, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फिर जमा कर लेगा। 4 ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो इसको भी जमा कर लेगा। 5 के केस में 12 मॉड्यूलस 5 = 2, नॉट 0। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो 5 इग्नोर हो गया। 6 आया, 6 के केस में कंडीशन ट्रू है, 6 जमा हो गया। 7 फॉल्स, नहीं जमा हुआ। 8 फॉल्स, नहीं जमा हुआ। 9 फॉल्स, नहीं जमा हुआ। 10 फॉल्स, नहीं जमा हुआ। 11 फॉल्स, नहीं जमा हुआ। 12 के केस में अगेन ट्रू हो गया। 12 मॉड्यूलस 12 = 0, तो 12 भी जमा हो गया। अगर हम नॉट लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, जो फैक्टर नहीं है वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे 3 ही चीजें आएंगी। नहीं, ये जो आपके पास चीज है पूरी की पूरी, ठीक है, ये इस पूरी चीज को कहा जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इस शक्ल में लिस्ट बनाने को कहा जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है जी। अब इसी चीज को आप थोड़ा सा पावरफुल करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि ये जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपको फैक्टर्स निकाल के दे रही है 12 के, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि 12 के फैक्टर्स ना निकाले, ये किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालें, किसी भी n के। तो आप क्या करेंगे, जैसा हमने पहले नेस्टेड लूप में किया था कि आप 12 को ढूंढेंगे। 12 का इफेक्ट कहां से आ रहा है, तो ये एक 12 है, इसको n कर दिया। x नहीं कर सकते, x किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और यहां पे 12 है तो इसको आपने कर दिया n, ठीक है। इस वजह से 12 + 1 लिखा था ताकि वो 12 गुम ना हो जाए। अगर वो 13 लिखते तो वो हमसे 12 गुम हो जाता फिर। और दो के 13 भी लिखेंगे तो 12 हमारे जहन में आ जाएगा कि जी 12 + 1 है, ठीक है। लेकिन 12 + 1 इसलिए लिखा था कि ताकि वो 12 हमसे गुम ना हो। अब हम यहाँ पे आगे इसको कहेंगे n = लेट्स से 6, ठीक है। तो ये 6 के फैक्टर्स हमें दे देगा। इसको आप कहें 69 के फैक्टर्स मुझे दो, ठीक है। आप इसको कहें 697 के फैक्टर्स मुझे दो। आप इसको कहें आप मुझे डी के फैक्टर्स दे दो, ठीक है। सही है जी, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो चीज है आपके पास, इस तरीके से लिस्ट बनाने को कहा जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। वो लिस्ट जब बन जाए तो उसके साथ आप जो लिस्ट के साथ कर सकते हैं वो सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा, फाइनल हमारे पास जो सीक्वेंस की डाटा टाइप है उसको कहते हैं टूपल। तो टूपल और लिस्ट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ठीक है। देखें हमने लिस्ट में क्या किया था, यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, गौर से देखें। यहां पे हमने लगाया था स्क्वायर ब्रैकेट, सही है। अब हम लगा रहे हैं पैरेंथेसिस। स्क्वायर ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो लिस्ट बनेगी, और पैरेंथेसिस अगर लगाएंगे तो ट्यूपल बनेगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही चीज है जैसे लिस्ट थी। देखें हमने 1828 की लिस्ट एक बनाई थी ना शुरू में, लिस्ट के शुरू में। उसी तरीके से अब हम इसको बना रहे हैं टूपल, ठीक है। आप लोगों ने मैथ्स में शायद टपल पढ़ा हो, जो प्रोनाउंस करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। मैं टूपल बोलता हूं, मैंने कहीं सुना होगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो ये जो टूपल है आपके पास, ये बन गया, ये वैसे ही काम करेगा जैसे लिस्ट काम करती है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं डिजिट्स ऑफ 1, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 8। लेकिन देखें इंडेक्सिंग करने के लिए आप फिर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे, ये जरा ध्यान में रखेंगे। टूपल डिफाइन करने के लिए आप वही आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, लेकिन टूपल के अंदर से जब आपने कोई चीज रिट्रीव करनी है तो उस वक्त आप वही स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्योंकि इंडेक्स करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स ही इस्तेमाल होती है। और लेंथ के लिए लेंथ आप उसी तरीके से करेंगे। अगर आप कहते हैं कि लेंथ ऑफ डिजिट्स, लेंथ तो फंक्शन है ना, फंक्शन में तो पैरेंथेसिस रहेंगे, ठीक है। हर चीज को अपनी अपनी जगह पे रखें। लेंथ जो है फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल के लिए हमेशा पैरेंथेसिस होते हैं। लिस्ट जो है अगर आपने डिफाइन करनी है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करेंगे। इंडेक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से होगा। टूपल डिफाइन करने के लिए पैरेंथेसिस होंगे, ठीक है। जी जी जी, यहां पे हम लगा रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स किसी चीज में आप लगा दे तो ये बन जाएगी लिस्ट। अगर आपने पैरेंथेसिस लगाया तो ये बनेगा टूपल।
ट्यूपल्स और लिस्ट में ब्रैकेट्स के अलावा कोई फर्क? जी एक फर्क है, आते हैं उसकी तरफ, ठीक है। तो ये फर्क सॉरी ये हो गया आपके पास, ज़्यादा छोटा हो गया। लेंथ ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स 1, डिजिट्स की किसी 1 से लेके 3 तक आप रिटर्न करना चाहते हैं तो 1 से स्टार्ट करो, 3 से पहले रुक जाओ। एग्जैक्टली वही सेमेंटिक्स हैं जो पहले अभी तक हमारे पास रहे हैं, ठीक है जी। सिवाय एक चीज के, ये काम आप नहीं कर सकते। जैसे स्ट्रिंग के अंदर आप असाइनमेंट नहीं कर सकते थे आइटम की, उसी तरीके से यहां पे भी आप ट्यूपल के अंदर ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये फर्क है दूसरा लिस्ट में और ट्यूपल में। ट्यूपल के अंदर आइटम को आप असाइन नहीं कर सकते, लिस्ट के अंदर आप आइटम को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्यूपल के अंदर क्या नुकसान क्या हुआ कि ट्यूपल के अंदर आप आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते, जिसका क्या मतलब है कि ट्यूपल आपने एक दफा जब बना दिया, ये आपने बना दिया तो अब ये ट्यूपल चेंज नहीं हो सकता, ठीक है जी। समझ आ रही बात की? ट्यूपल चेंज नहीं हो सकता तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज इम्यूटेबल। म्यूटेबल कहते हैं जो चीज चेंज हो सकती हो म्यूटेशन से, ठीक है। जो चीज चेंज हो सकती है उसको कहते हैं म्यूटेबल, और जो चीज चेंज नहीं हो सकती कंप्यूटर साइंस में आमतौर पे आपको लफ्ज मिलेगा इम्यूटेबल, कि ये चेंज नहीं हो सकती। ट्यूपल चूंकि चेंज नहीं हो सकता तो ये चेंज ना होना तो एक नुकसान है। हमने ये डाला क्यों है, लिस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ट्यूपल इस चेंज ना होने की वजह से थोड़ा तेज हो जाता है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी है क्योंकि ये काम नहीं कर सकता ना, ये तो सारे का कोड इसके अंदर मौजूद नहीं है, उसको इसने हैंडल नहीं करना, तो इस वजह से थोड़ा तेज होता है। तो ये जरा एफिशिएंट है। अगर आप कोई ऐसी चीज है जिसको आपको पता है कि चेंज नहीं होगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसको ट्यूपल के अंदर रख सकते हैं, ठीक है जी। समझिए इसका एक और फायदा भी है, लेकिन वो थोड़ा बाद में जाके आप लोगों को पता चलेगा। मतलब है कि जो लिस्ट के अलावा जो चीज़ है वो ट्यूपल ना सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो पैरेंथेसिस में पहुंच जाते हैं सारे वाले। वो पैरेंथेसिस फिर कोई और पैरेंथेसिस है, वो फंक्शन कॉल अगर है तो उसका ट्यूपल से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब अगर हम कोई एक बात दे रहे हैं x से फॉर एग्जांपल x इक्वल टू बेटे दे रहे हैं पीछे फंक्शन कर रहे हैं तो वो भी तो नहीं वो ट्यूपल नहीं है, वो ट्यूपल नहीं है। ट्यूपल ये है कि आपके पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं और आगे पीछे पैरेंथेसिस है लिस्ट के पैरेलल, वो ट्यूपल नहीं है। काम में तो उसको भी हम कमा लगा सकते हैं। हाँ एग्जांपल a b c हाँ, वो एक सेंस में, मैं इसी वजह से आपको पूरा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप एक सेंस में बात ठीक कर रहे हैं लेकिन उसको हम ट्यूपल कहते नहीं है। एक सेंस में आप बात सही कर रहे हैं जी। क्लियर है जी? अच्छा जी, ये फाइनल आप लोगों की रीडिंग असाइनमेंट है, कंपोजिंग प्रोग्राम सेक्शन 2.3 सीक्वेंसेस का पेज है, ये लिंक दिया हुआ है। कल तक तो मुझे स्लेट अलाउड नहीं कर रहा था अपलोड करने पे, मैं आज कोशिश दोबारा करूंगा कि अपलोड हो जाए। अब ठीक हो गया? चले मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। देखें इसको आप लोगों ने पढ़ना है जब आप हायर ऑर्डर फंक्शंस पे पहुंचे, इसी पेज में हायर ऑर्डर फंक्शंस आएगा, ठीक है। जब इस तक पहुंच जाए तो रुक जाए, हायर ऑर्डर फंक्शंस नहीं पढ़े, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, हम जब क्लास में कर लें तो उसके बाद फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन पहले से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। खैर जी जनाब, कोई सवाल हो तो पूछें। ये वाला